नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखिए। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिख जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यह भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू के कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोगों का अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मन के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जो झंडा थामे हुए हैं 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियायतों में एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में संगठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, शाहजही, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू के चित्र 1 में की गई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन गई जिससे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इस परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर सब प्रभुसत्ता एवं केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य ने न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास, विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंततः काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं, आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए उसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वह ही नियति तय करेंगे।
आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक समूह में पहचान की भावना पैदा हो गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जैसे ही संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, अंततः एक नई फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिनसे पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य और लक्ष्य था यूरोप में लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने की मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची, छात्र, शिक्षित मध्य वर्ग, अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों पर अभियान ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वह उसने अनेक सुधारों की शुरुआत, जिन्हें फ्रांस में पहले आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्रों में उनके क्रांति सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन पर आधारित विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए थे। उसने कानून के समकक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन नेपोलियन प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भू दायित्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्त दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघर्षों नियंत्रणों को हटाया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु या समझने लगे। एक समान कानून, मानक भर, नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं के पूंजी आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआती में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, साथ ही कई शहरों में ब्रासेल, मेजर, मिलान, वारसा फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप के जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप मध्यवर्गीय सदी में यूरोप के नक्शे को देख सकते हैं तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे ही आज हैं। इनमें आज हम जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वह तब राजशाहियाँ, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वतंत्र क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य का कई अलग अलग क्षेत्रों में जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स, टिराल, ऑस्ट्रिया, सुटनेलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया शामिल था, जहाँ कुनीलबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। कुलीनबर्ग और नया मध्य वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से
जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वह ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटे समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन एक पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर उदास खेती करते थे। पश्चिम की ओर मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मन के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग इस मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने मध्य और पूर्वी यूरोप। इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब थे। उदारवादी यानी शब्द लातिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित था, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार है जो जोर देता है सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग, विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कानून के समकक्ष बराबरी का विचार करके मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वह मत देने और चुने जाने के अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय कुछ सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी के 20वीं सदी के आरंभ वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समाज राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और बीच में पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें से प्रत्येक ने अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली बनाई। 1833 में हैम्बर्ग न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क मानकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना होता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन आकार के अनुसार लगाए जाते थे, चूँकि हर क्षेत्र में उसकी नापतोल व्यवस्था की अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुई। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक निज संपत्ति और पारिवारिक को बनाए रखना चाहिए। फिर भी
अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले दौर पर वापस नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकतों को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और बोधिसत्व की संपत्ति यूरोप के निरंकुश राजाओं को शक्ति प्राप्त कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। 1815 में स्थापित रूढ़िवाद शासन वस्तुएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो अंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती हो। ज़्यादातर सरकारें ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े राजतंत्र मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई उदारवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। क्रांतिकारी 1815 के बाद वर्षों के दमन में भय के अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभार आए। उन समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली क्रांतिकारी जेफरसन वेस्ली। उसका जन्म 1807 वियना में हुआ और वह कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसने बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मसाई यंग इटली और दूसरा बर्न यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। क्रांतियों का युग 1823 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत की और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड जैसे ये कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, सरकारी स्कूली अध्यापक, कर, वाणिज्य, व्यापार लगे मध्यवर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बाहर कर दिया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों में उखाड़ फेंका। उनकी जगह पर संवैधानिक राजतंत्र
स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रेस्लर ने भी विद्रोह भड़क गया, जिससे फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, फिल्में, संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडल की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं और अंतर्दृष्टि रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान जैसे रोमानी चिकित्सकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य, लोक नृत्य से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित कर राष्ट्र के निर्माण में परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों में बल। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके लिए अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को तादाद में उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ में भरी गरीबी बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा का कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ती थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल अधिकांश रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंत शुल्कों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों में मूल्य बढ़ाने या किसी फल के खराब होने पर शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। सुधारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई। सभी पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार पर अधिकार था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी भी स्वतंत्र राष्ट्र
राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, वहाँ उदारवादी मध्य वर्गों में स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया, एक राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उनमें से एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्हें मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिनसे उनका समर्थन खो बैठे। अंततः वह सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर होने पर मजबूर की गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुख्य विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन के वर्षों बड़ी संख्या में महिलाओं के सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिकायत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेनेट पॉल चर्च फेडरल संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षण की हैसियत के दर्शन दीर्घा में खड़े होने की दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने कायम रही, किंतु पुरानी व्यवस्थाओं में बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझना में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस के प्रभुत्व और बंधुओं मजदूरी पर समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों से को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश ग्यारों ने प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। जर्मन और इटली का निर्माण। जर्मन क्या सोना राष्ट्र के निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। इसमें उस प्रक्रिया को देखा जा सकता है जिसमें जर्मन इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों की काफ़ी व्यस्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना को नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस 3 युद्धों में प्रसा को जीत मिली। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1871। वारसाय में हुए समारोह में प्रसा के राजा
विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य जर्मन मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्यायिक व्यवस्था से आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। प्रसा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्यवाही बाकी जर्मन के लिए असरदार अक्सर एक मॉडल बना। 18 जनवरी 1871 सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन मिक्सर समेत प्रसा महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय महल में बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा में प्रसा के विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इटली। जर्मन की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास है। इटली ने अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिनमार्ट के एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के वो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने साझा रूप से हासिल नहीं किया, अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप से मौजूद थे। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्श, रस्काल, आसियस मुख्य पहचान निजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे अलग राष्ट्र की धन दौलत, असहमति और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह में अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई। एक लंबे टकराव में संघर्ष के बाद अंगाल संसद में 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली गई थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद ने अंगार सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान से विकास का अर्थ हुआ। स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश आइसलैंड निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब अपनी आज़ादी को व्यस्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। आयरलैंड भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बंट गए थे। अंग्रेज आयरलैंड प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश के प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। ब्रितानी प्रभावी विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटाउन उसकी यूनाइटेड अस्सियासमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी अंग्ला संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन की प्राकृतिक चिन्हों, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ा चढ़ा दिया गया। पुराने राष्ट्रीय संघ में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में ही रह पाए। राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना। किसी शासक को एक चित्र मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है।
किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं सदी 19वीं शताब्दी कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने का एक प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनने वे जिस नारी रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार को ठोस रूप से प्रदान की जाने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। जैसे आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। इंसाफ को आमतौर पर ऐसी महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और तराजू लिए हुए हों। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद व आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा, जो सदी से प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, स्लोवाकिया आदि शामिल थे। क्षेत्रों में निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र को रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु उसमें से बहुत कम सफलता मिली। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान, स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक जगह राज्य अपने राज्य से ज़्यादा इलाका हासियाने की उम्मीद करते थे। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और नए सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसकी प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूसी, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इन इलाकों में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 यूरोपीय महायुद्ध की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिसका 19वीं सदी के यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने वाले हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित करते हुए अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वह सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह सभी एक सामूहिक राष्ट्रीयता एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया से उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह तरह के विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया।